यानी कि डिजीज ऑफ न्यूनेट्स, बच्चों की बीमारियां। ठीक है, गायनी और ओव्स के सिलेबस में ही इसकी जगह है। और अगर 10 सवाल गायनी ओव्स में से आते हैं तो एक दो सवाल जो है वो पीडिया यानी कि बच्चों की बीमारियों में से और बच्चों के रख रखाव में से आ जाता है। तो डिजीज ऑफ रीनल यानी यूरिनरी सिस्टम इन न्यूनेट्स, अमराज तौलीद बौल, बच्चों की पेशाब से संबंधित बीमारियां। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिंड्रोम कहते हैं जब कई दिक्कतें, कई परेशानियां, कई बीमारियां एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको सिंड्रोम बोल देते हैं। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रॉन यानी कि गुर्दों से संबंधित, यानी कि इस तरह की दिक्कतें, परेशानियां या बीमारियां जो कि गुर्दों में हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, हैवी प्रोटीनूरिया, यानी कि बहुत ज्यादा बच्चे में क्या होगा, बच्चे में बच्चे के पेशाब में बहुत ज्यादा प्रोटीन जो है उसके पेशाब में निकलेगा। प्रोटीनी यूरिया, प्रोटीनी यूरिया, यूरिया जो लफ्ज है ये यूरिया बना है यूरिन से, पेशाब से। ठीक है, प्रोटीनो मतलब अगर इसका जो है शब्द विच्छेद करेंगे, दो इसको हिस्से में अलग अलग बांट करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। हैवी का मतलब तो ज्यादा हो गया, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन हो गया, और यूरिया का मतलब यूरिन हो गया। इसका मतलब है ऐसे ये है कि प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा या मिकदार जो है वो यूरिया में यानी कि यूरिन में निकल रही है। हैवी प्रोटीन यूरिया, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन यूरिया है या प्रोटीनीमिया है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोटीन नीमिया अगर है तो जो ये जो नीमिया है ये एनीमिया यानी कि नीमिया यानी कि ये जहां पे नीमिया है। ठीक है, नीमिया का मतलब आपको खून जोड़ लेना है, यूरिया का मतलब आपको पेशाब जोड़ लेना है। ठीक है, इनमें कई बार जो है थोड़ा सा घुमा फिरा करके, अगर वैसे तो एग्जामिनर इस तरह के सवाल नहीं पूछते क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूज्ड सवाल होते हैं, और इस तरह के कंफ्यूज्ड सवाल से एग्जामिनर भी अवॉइड करते हैं। ठीक है, एग्जामिनर भी चाहते हैं थोड़ा सा एक लिमिट का, मीडियम टाइप का सवाल पूछा जाए। तो लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है तो इतना टफ सवाल भी, तो फिर उसमें क्या होता है, तो हम लोगों को समझना होता है कि अगर प्रोटीन यूरिया है तो इसका मतलब प्रोटीन पेशाब में, और अगर प्रोटीनीमिया है प्रोटीन जो है वो खून में। तो पेशाब में ज्यादा मिकदार में प्रोटीन आना, नंबर एक। नंबर दो है हाइपोप्रोटीनीमिया, यानी कि खून के अंदर जो है वो प्रोटीन की कमी, खून में प्रोटीन की कमी। और नंबर तीन है हाइपर कोलेस्ट्रो कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी कि खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार का बढ़ना। ये जब तीनों चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, और चूंकि ये तीनों चीजें गुर्दों की बीमारियों से संबंधित हैं, तो इसको फिर बोल देते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है वो गुर्दों की, किडनीज की इकाई है, यूनिट ऑफ किडनी जो है वो नेफ्रॉन है। ठीक है, तो नेफ्रॉन का मतलब यहाँ गुर्दे ही है, किडनी ही है, यानी कि गुर्दों में कई तरह की बीमारियां एक साथ इकट्ठी हो गई, जिसमें जो है पेशाब में ज्यादा मिकदार में प्रोटीन आना यानी ज्यादा मात्रा में आना, खून में कम मात्रा में होना, और कोलेस्ट्रॉल में जो है खून की मिकदार, खून की मात्रा बढ़ जाना। तो इसको, इन तीनों चीजों को एक जगह, इन तीनों चीजों को एक जगह नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल देते हैं। अब बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम तीन किस्म का होता है। नंबर एक प्राइमरी यानी कि इडियोपैथिक, इडियोपैथिक। ये जो इडियोपैथिक लफ्ज है, इडियोपैथिक का जो वर्ड है इंग्लिश में, इडियोपैथिक का मतलब होता है जिसके कारण का पता ना हो, क्यों हो गया है उसकी वजह का पता ना हो, बस हो गया है, हो गया है, कुदरत की तरफ से हो गया है। ठीक है, तो इस तरह की जहां कारण ना पता हो, वहां जो अपने आप हो जाता है, ठीक है, उसको जो है इडियोपैथिक कह देते हैं, प्राइमरी इडियोपैथिक। ये 90% केस इसी तरह के होते हैं, इसके कारण का पता नहीं होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात हो रही है, यानी कि 90% जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, ये जो तीन ऊपर दिक्कतें बताई गई है, हैवी प्रोटीन्यूरिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ये जो 90% होता है इसकी वजह का पता नहीं होता है, इसकी के क्यों क्यों हो रहा है, तो इसको प्राइमरी बोल देते हैं और इडियोपैथिक बोल देते हैं। नंबर दो हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों हो जाता है, मतलब सेकेंडरी पेशाब में प्रोटीन क्यों आ रहा है, खून में प्रोटीन कम क्यों है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की वजह से। ठीक है, ये सेकेंडरी में आ रहा है, हेपेटाइटिस बी की वजह से, सी की वजह से, मलेरिया की वजह से, डायबिटीज की यानी शुगर की वजह से, डायबिटीज मेलाइटस यानी कि शुगर, और रीनल वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि गुर्दों की जो वेन होती है उसके अंदर कोई खून का थक्का जम जाए उसकी वजह से।
और नंबर तीसरा यानी कि सी कंजेनाइटल, यानी कि पैदाइशी। कंजेनाइटल के मायने होते हैं पैदाइशी, ठीक है। ये पैदाइशी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, यानी कि ये जो तीनों बीमारियां होती है कई बार ये पैदाइशी होती है। अब निशानियां, साइन एंड सिम्टम, यानी कि जिस बच्चे में ये परेशानियां होंगी उसमें क्या क्या निशानियां सामने आएंगी। नंबर एक, फेशियल ओडिमा, चेहरे पर सूजन। चेहरे पर सूजन का मतलब इन्फ्लामेशन नहीं, विदाउट इन्फ्लामेटरी साइन सिम्टम के, यानी कि उसके अंदर जो है हीट नहीं होगी, रेडनेस नहीं होगी, बस क्या होगा, भरभराहट होगी। ठीक है, चेहरे पर जो है भरभराहट होगी। और पेरी ऑर्बिटल ओडिमा, सुबह सोकर उठने पर आंखों के चारों ओर सूजन। जब बच्चा सुबह सोकर के उठेगा तो जो आंखों के चारों तरफ का जो एरिया होता है उसके अंदर ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज भरी हुई हो, कोई पानी वानी सा भरा हुआ हो। सुबह को जब सो करके उठेगा, तो ये किन बच्चों में देखने को मिलती है, कई बार ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों में कई बार देखने को मिलती है। एसाइटिस, एसाइटिस, पेट में सूजन या पानी का उतरना। यहाँ पेट का मतलब जो है स्टमक नहीं है। स्टमक यानी कि वो जगह जहाँ खाना इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, उसको स्टमक बोल देते हैं। ठीक है, उसको पेट भी बोल देते हैं। और कई बार हम लोग जो है यूट्रस यानी कि बच्चेदानी को भी पेट बोल देते हैं, जब हम गायनी या ओब्स का अध्ययन कर रहे होते हैं, गायनी या ओब्स को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पेट का मतलब जो है एब्डोमिनल कैविटी है, यानी कि पूरा का पूरा जो एब्डोमन है, उस वो जो कैविटी है, उस पूरी कैविटी का मतलब हमारा आशय जो है, हमारा जो मानना है, वो पूरी पैरोटी क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी है। तो एब्डोमिनल कैविटी में कहीं भी पानी यानी फ्लूइड का उतर जाना, उसको क्या बोलते हैं, एसाइटिस। और कई बार ये किसकी वजह से होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से होता है। पिल्यूरल डिस्ट्रेस, पिल्यूरा जो शब्द है, पिल्यूरा जो इंग्लिश का वर्ड है, ये पिल्यूरा जो जुड़ा हुआ होता है ये फेफड़ों से जुड़ा हुआ हुआ होता है। फेफड़ों के जो चारों तरफ की जो कवरिंग होती है, जो झिल्ली होती है, उससे उससे जुड़ा हुआ लफ्ज होता है ये पिल्यूरल डिस्ट्रेस, यानी कि सांस लेने में परेशानी। पिल्यूरल डिस्ट्रेस, जो चूंकि पिल्यूरा जो है वो फेफड़ों से संबंधित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है, पिल्यूरल इफ्यूजन की वजह से। पिल्यूरल इफ्यूजन, पिल्यूर जो फेफड़े हैं उनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उसको पिल्यूरा बोल देते हैं। ठीक है, गिशाउरिया, ठीक है, यानी कि फेफड़ों की झिल्ली। कई बार ऐसा होता है फेफड़े की झिल्ली और फेफड़े के बीच में जो है इन्फ्यूजन हो वो हो जा क्या कहते हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है, इफ्यूजन हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब वो एक तरीके से इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से प्लूरल डिस्ट्रेस यानी कि सांस लेने में दिक्कत और परेशानी हो जाती है। और कई बार ये सिचुएशन जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से बनती है। एब्डोमिनल पेन, पेट यानी कि एब्डोमन में दर्द होना। मैं फिर बोल रहा हूँ, एब्डोमन का मतलब यहाँ स्टमक नहीं, एब्डोमन का मतलब जो है यहाँ पूरी एब्डोमन है, पूरा एब्डोमिनल कैविटी है। फीमेल लेबियाज और मेल चाइल्ड में स्क्रोटम में सूजन आ जाती है। जो फीमेल लेबियाज होता है, कल मैंने आपको बोला था जो एक्सटर्नल फीमेल जेनेटाइलिया होता है, जिनको वुल्वा भी बोलते हैं, मैंने बोला था कि आप इन लोगों को गूगल पे सर्च कर लेना। मेरे ख्याल से आपने किए होंगे। तो जो फीमेल जेनेटाइलिया होता है उसमें एक होता है लेबिया मेजोरा, एक होता है लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा जो साइज में बड़े होते हैं, लेबिया माइनोरा जो साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर क्या हो जाती है, अगर किसी बच्ची को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसके लेबिया मेजोरा माइनोरा में क्या होगी, सूजन होगी। और अगर किसी मेल बेबी में, किसी बच्चे में, किसी लड़के में जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, तो उसकी स्क्रोटम यानी कि उसके फोतियों में जो है, अंडकोश में जो है क्या हो सकता है, सूजन हो सकती है। एंकल, एंकल बोलते हैं टखनों को। ठीक है, और लेग स्वेलिंग यानी टखनों व टांगों में भरभराहट, इसको सूजन बोल सकते हैं, लेकिन ये सूजन जो है वो पकने वाली सूजन नहीं है, भरभराहट वाली है। ओडिमा। वेट गेन यानी वजन में बढ़ोतरी होगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, सुस्ती यानी कि लिथार्जी हो जाएगा, थकान, बीपी कम हो जाएगा। ओलिगो यूरिया, मैंने आपको बताया था कि कहीं भी ओलिगो यूरिया आता है, ओलिगो के मायने होते हैं कम के, ओलिगो यूरिया यानी कि पेशाब कम आने लग जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन रिकरेंट यानी कि बार बार, इस तरह के बच्चे को जिसको जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, इस तरह के बच्चे को इन्फेक्शन जो है वो रिकरेंटली होगा, यानी कि बार बार पलट पलट के इन्फेक्शन आता रहेगा। मैनेजमेंट, इसका इलाज क्या है, इलाज का क्या है, स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं, प्रिडनिसोलोन वगैरह देते हैं।
ठीक है। और 25% एल्बुमिन इन्फ्यूजन करते हैं, एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। अब ये पूरा हो गया है। एक नई हेडिंग है, एक नया टॉपिक है, रीनल फेल्योर। फेल्योर मतलब जो है, फेल मतलब फेल हो जाना, अपना काम ना कर पाना। ठीक है, सफलता, सफलता से दूर हो जाना। तो रीनल फेल्योर यानी कि गुर्दे अपना काम ना करें, क्योंकि गुर्दों की सफलता क्या है? जब गुर्दे अपना काम पूरी बखूबी और पूरी बेहतरी के साथ करें, तो वो गुर्दों का अच्छा वर्क है। रीनल फेल्योर यानी गुर्दे अपना काम अच्छे से ना करें। गुर्दे यानी कि कुल्लिया के अफाल, अफाल कहते हैं फंक्शन को, काम को, का मादूम, मादूम यानी कि खत्म हो जाना, ठीक है, या खराब हो जाना। गुर्दों से छनकर बाहर खारिज होने वाले फुजलात यानी कि वेस्ट का सही तौर पर ना छनना, या गुर्दों का अपने काम को सही तरीके से ना करना। गुर्दों से जो वेस्ट यानी कि जो हानिकारक चीजें, जो गलत चीजें पेशाब में निकाल दी जाती हैं, खून को छान करके, खून से जो है पेशाब में निकाल दी जाती है हानिकारक चीजें, जो कि बॉडी का अपशिष्ट होता है, वेस्ट होता है, एक तरीके से कबाड़ होता है, वो जो है निकाल दिया जाता है। किनके जरिए से? गुर्दों के जरिए से। अगर गुर्दों के जरिए से वो जो अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट पदार्थ है, ना निकले, तो इसका मतलब गुर्दे अपना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब गुर्दे अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसको रीनल फेल्योर कह देते हैं। अब ये दो तरीके से होता है, एक्यूट या क्रोनिक। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, एक जगह आया था, एक्यूट। एक्यूट कहते हैं जब किसी भी बीमारी का हमला एकदम हो, यकायक हो, अचानक हो, बहुत तेजी के साथ हो, थोड़े समय के लिए हो, और थोड़े समय में ही बिगाड़ बहुत ज्यादा आए। एक्यूट, अचानक हमला हुआ बीमारी का किसी भी जगह, और वो थोड़े समय के लिए, और थोड़े ही समय में उसने बिगाड़ बहुत ज्यादा किया, खराबी बहुत ज्यादा बॉडी में, इसको बोलते हैं एक्यूट। और एक होता है क्रोनिक। क्रोनिक क्या होता है? कोई इन्फेक्शन है, आराम आराम से बॉडी के अंदर पल रहा है, उसकी जो खराबी है, जो उससे खराबी आ रही है, वो आ रही है, लेकिन वो बहुत तेजी से नहीं आ रही, आराम आराम से, घुन की तरह, जिस तरह घुन लग जाता है किसी लकड़ी में, वो आराम आराम से बॉडी को चट कर रहा है, लेकिन बहुत तेजी के साथ नहीं। ठीक है, यानी कि इसमें पीरियड लंबा होता है, इन्फेक्शन का काम, जो इन्फेक्शन होता है बहुत लंबा चलता है, लेकिन उसका जो नुकसान होता है, वो नुकसान बहुत थोड़ा 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 करके होता है। हालांकि वो थोड़ा थोड़ा ही, कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है बाद में, लेकिन एकदम नहीं होता, अचानक नहीं होता। एक्यूट वो इन्फेक्शन होते हैं जो फौरी हो, एकदम फटाफट आए, और जैसे कि कोरोना हुआ था, फटाफट आया, 2 4 5 7 दिन के अंदर बहुत बहुत से लोग जो है वो एकदम मर गए, तो वो उसका एक्यूट अटैक था। ठीक है। और कई बीमारी ऐसी है, जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, कई कई महीने तक तो डायग्नोस नहीं बन पाती, 3 3 4 4 महीने तो मरीज जो है, कहीं मतलब कहीं दर्द की गोली खा ली, कहीं बुखार की गोली खा ली, ऐसे ही अपना टाइम निकाल देता है। फिर जब वो लगता है कि कमजोरी आ गई और दूसरे सिम्टम सामने आते हैं, फिर जांच वाच करते हैं, ठीक है, तब जा करके कहीं डिक्लेयर होता है कि ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो एक क्रोनिक डिजीज हुई। क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, खराबी आती है, लेकिन जो बीमारी होती है वो आराम 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 से जो है बॉडी को खराब करती है। इसी में क्या है, रीनल फेल्योर भी इसी तरीके से, एक तो एक्यूट होता है, या तो एकदम गुर्दों को खराब कर देगा, या क्या होगा, आराम आराम से जो है उसके अंदर खराबी आएगी। अब साइन एंड सिम्टम्स यानी कि निशानियां क्या क्या होंगी? बार बार पेशाब करना, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो इंक्रीज हो जाना, मरीज बार बार पेशाब आएगा उसको, मरीज का बार बार पेशाब आएगा, मरीज को क्या लगेगा, पेशाब आ रहा है, बार बार पेशाब करने जाएगा, लेकिन पेशाब में कमी होगी, थोड़ा सा पेशाब आया, 2 4 बूंद, 2 4 कतरे आए, और अपना वो फिर आ गया, मतलब पेशाब नहीं होगा लेकिन बार बार आएगा। ठीक है। एनयूरिया, देखिए एक तो होता है ओलिगोयूरिया, ध्यान देने की बात है, ओलिगोयूरिया कहते हैं पेशाब का कम हो जाना। एक होता है एनियूरिया, एनियूरिया होता है पेशाब का या तो 1 2 बूंद आए, या बिल्कुल भी ना आए, मतलब या तो बिल्कुल बंद हो जाए, या बिल्कुल जैसा, यानी कि 1 2 बूंद, 1 2 बूंद भी बिल्कुल जैसा ही माना जाएगा ये। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एन्यूरिया। अगर एन्यूरिया है पेशाब का बंद हो जाना, ओलिगोयूरिया है पेशाब का कम हो जाना। ये किस में होता है? ये रीनल फेल्योर में होता है। अब एजोटेमिया, ये क्या? यूरिया क्रिएटिनिन फॉस्फेट का खून में जमा होना। देखिए, जो बॉडी का वेस्ट है, जो गुर्दों के जरिए खून में से छन करके पेशाब में निकल करके बॉडी से बाहर हो जाता है, पेशाब, जो एक मनुष्य, एक इंसान जो है, वो पेशाब में उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है।
वो चीजें अगर गुर्दों के जरिए से ना छने, गुर्दों गुर्दों के जरिए से ना छने, तो फिर कहाँ रहेंगी? खून में रहेंगी। तो इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे एजोटीमिया। अब इसमें क्या क्या होता है? नंबर एक, यूरिया, क्योंकि गुर्दे गुर्दे जो है वो यूरिया को छानते हैं, खून से छान करके पेशाब में निकाल देते हैं। क्रिएटिनिन को छानते हैं, फॉस्फेट को छानते हैं, लेकिन अगर वो ना छाने तो उसको एजोटेमिया बोलते हैं, और ये रीनल फेल्योर की कंडीशन। यूरीमिया, देखिए, इस लफ्ज के ऊपर ध्यान दीजिए आप। यूरीमिया किसे कहते हैं? भाई किसी की आवाज आ रही है, जिनकी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लीजिए। बच्चे बोल रहे हैं, वो प्लीज म्यूट कर लीजिए। यूरीमिया, देखिए यूरीमिया में दो वर्ड का इस्तेमाल हो, एक तो यूरी, यूरी, और मिया। जो यूरी है, यूरी का मतलब पेशाब, और मिया का मतलब खून। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब लेकिन पेशाब और खून नहीं होता, इसका मतलब ये होता है जो अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, क्रिएटिनिन वगैरह, फॉस्फेट वगैरह, यूरिया वगैरह, वो सब के क्या होता है, वो खून के अंदर ही जमा हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं यूरीमिया। ठीक है। नौजिया होती है, नौजिया यानी कि उल्टी के जैसा मन, वोमिटिंग होता है, कन्वर्जन्स, दौरे पड़ने लग जाते हैं रीनल फेल्योर में। एक्चुअली होता क्या है, कुदरत ने इंसान की बॉडी इस हिसाब से बनाई है। मेहंदी अपना कैमरा ऑन कीजिए। कुदरत ने इंसान की बॉडी को इस तरीके से बनाया है कि अगर इंसान के जिस्म में कोई भी ऐसी चीज चली जाए, गौर करना आप लोग, इधर उधर मत ध्यान दीजिए, गौर करिए। इंसान के जिस्म में कोई भी ऐसी चीज चली जाए जो कि इंसान के जिस्म का हिस्सा नहीं है, तो कुदरत की तरफ से इंसान का मन क्या करता है कि उसे उल्टी में निकाल दे। हालांकि वो चीज जरूरी नहीं है उल्टी में निकल जाए, ठीक है। इंसान का मन खराब होता है, जिसको नौजिया बोलते हैं, यानी उल्टी जैसा मन या उल्टी। देखिए, मान लीजिए किसी फीमेल के पेट पेट में बच्चा है, तो उसको क्या होता है? उल्टी होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो नॉर्मली नॉर्मली जो है वो इंसान के जिस्म का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नॉर्मली तो इंसान के जिस्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो कुदरत ने इंसान को आगे, इंसान की नस्ल बढ़ाने के लिए एक सिस्टम बना दिया है। ठीक है, तो वो ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो मतलब नॉर्मल कंडीशन ना होने का मतलब ये है कि हर आदमी प्रेग्नेंट नहीं है, समझे, हर आदमी के पेट में बच्चा नहीं है। तो उस वक्त जो है कई बार नोजिया यानी कि उल्टी जैसा मन, और कई बार जो है उल्टी लगती है। ठीक है। मिजाज क्या चाहता है, तबीयत क्या चाहती है? तबीयत ये चाहती है कि ये जो चीज तुम्हारे पेट में पैदा हो रही है, इसी तरह किसी इसे किसी तरह निकाल दो। अब बच्चा जो है, या नुतफा है या फीटस है, फर्टिलाइजेशन ओवम है, जाइगोट है, वो उल्टी में थोड़ा ही निकल रहा है। इसी तरीके से अगर गुर्दे में पथरी है तब भी उल्टियां लगती है, क्योंकि तबीयत ये चाहती है जो अंदर है उसे बाहर निकाल दे। मसाने में पथरी है तब भी उल्टी लगती है, गाल ब्लैडर में पथरी है तब भी उल्टी लगती है। इसी तरीके से अगर किसी इंसान को यूरीमिया यानी कि उसके ब्लड में जो है क्रिएटिनिन जमा होने लग जाए, या यूरिया जमा होने लग जाए, फर्स्ट तो इंसान की तबीयत क्या चाहती है, इसे उल्टी में निकाल दो। हालांकि वो उल्टी में निकलने वाली चीज नहीं होती। तो जहां भी इस तरह का आपको, ये मैं क्यों समझा दिया थोड़ा सा, क्योंकि साइन सिम्टम जो है इनको समझना है, निशानियां क्या होती, जहां भी लगे कि बॉडी में कोई चीज ऐसी है अंदर जो नॉर्मली बॉडी में नहीं होती, तो उसमें क्या होता है, उसमें नोजिया, वोमिटिंग, साइन सिम्टम यानी कि निशानियां मिल ही जाती है। ठीक है। कन्वल्सन्स होते हैं यानी कि दौरे होते हैं, और बेहोशी होती है यानी कि कोमा हो जाता है। ठीक है। अब इसकी वजह क्या क्या है? बता भाई, ये जो रीनल फेल्योर है, जो गुर्दे अपना काम नहीं कर रहे हैं, गुर्दों ने अपना काम करना बंद कर दिया, एक तरीके से खराबी आ गई है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखिए, जो गुर्दे की जो यूनिट है, किडनी की जो यूनिट है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अंदर जो है वो ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि ग्लोमेरुलस और में जो है एक तरीके से इन्फेक्शन हो जाए, जिसमें जो है पेशाब वगैरह छन मन के जो है वो आगे निकलता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाए। तो नंबर एक तो ये, नंबर दो, रीनल वेन में खून का थक्का जमना, जो कि रीनल वेन यानी कि गुर्दे की जो वेन है उसमें कहीं खून का थक्का जम जाना, ये क्या होती है? ये वजह होती है नेफ्रोटिक रीनल फेल्योर की। अब क्या होता है? एल्पार्ट सिंड्रोम। एल्पार्ट सिंड्रोम भी जो है इसकी वजह होती है रीनल फेल्योर की, यानी कि गुर्दे अपना काम, गुर्दे फेल हो जाए एक तरीके से, ऐसे समझ लीजिए। अल्पार्ट सिंड्रोम, सिंड्रोम बीमारियों का समूह। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? नंबर एक, पेशाब में खून आता है, हेमिचूरिया आता है। हेमिचूरिया होता है जब पेशाब में जो खून आता है, ज्यादातर वो किडनी से आता है।
ठीक है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गुर्दों में जो है कहीं ना कहीं रप्चर ऑफ वेन्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं नसें फट रही हैं, तो वहाँ इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा और खराबी आएगी। ओडीमा होगा यानी सूजन होगी और भरभराहट होगी। हाइपर टेंशन यानी कि बीपी बढ़ेगा। तो ये सारी किस में बढ़ेगा? ये अल्पार्ट सिंड्रोम में बढ़ेगा। ये एक बीमारियों का समूह है अल्पार्ट सिंड्रोम। उसमें क्या होता है? पेशाब में खून भरभराहट आएगी जिसमें पे हाइपर टेंशन होगा यानी कि बीपी बढ़ेगा। तो एल्पर्ट सिंड्रोम भी एक वजह है रीनल फेल्योर यानी गुर्दे के फेल्योर होने की वजह। और अब क्या होता है एल्पार्ट सिंड्रोम में? सुनना और आंखों की एबनॉर्मलिटी होती है। क्या होता है? सुनने में प्रॉब्लम होने लग जाती है और आंखों में एबनॉर्मलिटी हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी, यानी कि पेशाब का जो एक सिस्टम है, गुर्दों से लेकर के यूरिथ्रा तक, जहां जहां से पेशाब गुजर रहा है, जहां जहां पेशाब बन रहा है, तो उसमें जो है वो एक ट्रैक्ट है, एक रास्ता है जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। जब इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई भी एक वजह होता है गुर्दों के फैल हो जाने का। ठीक है, अब मैनेजमेंट, इसका इलाज क्या करते हैं? विटामिन बी देंगे, विटामिन डी देंगे, आईवी इन्फ्यूजन यानी कि ड्रिप वगैरह, ग्लूकोज वगैरह जो भी चढ़ाने की जरूरत है वो देंगे, प्लस एंटीबायोटिक देंगे ताकि बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन वगैरह खत्म हो जाए। कुछ पॉइंट थे, मैंने जब मैं पढ़ रहा था कुछ पॉइंट मेरे सामने आए थे बहुत बारीकी के, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, लिख दिए हैं, और साथ में उनके सामने जो है रेड कलर का स्टार बना दिया है, ताकि आप लोग उनको जस्ट एट इजी इट एज इट इज ही याद कर लें, झूका तू इनको याद कर लें। ज्यादा मतलब वो नहीं, आप बस इसको दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम में आ गया तो चूकना मत। ठीक है। नंबर एक, गुर्दे अपने अमल यानी अपने काम और जिस्मानी रतूबत यानी कि लिक्विड जो भी इंसान के जिस्म में होती है उसको 50% तक नॉर्मल करने की काबिलियत अकेले गुर्दे रखते हैं। गुर्दे अपना काम जो करते हैं 50% तक वो खुद ही उसको जो है एक तरीके से रिपेयर कर लेते हैं। प्लस अगर इंसान के जिस्म के अंदर जितनी भी रतूबत यानी कि लिक्विड है, पानी मान लीजिए एक तरीके से, उसको 50% तक जो है अपने आप ही उसको रिपेयर करने की काबिलियत रखते हैं गुर्दे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? क्रोनिक रीनल फेल्योर यानी कि इसके अंदर जब क्रोनिक कंडीशन बन जाए, पुराना इन्फेक्शन हो जाए रीनल फेल्योर का, यानी गुर्दे खराब हो रहे हैं, तो इसकी आखिरी स्टेज होती है एंड स्टेज रीनल डिजीज, जब गुर्दे एक तरीके से बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, और उसको बोलते हैं ESRD। आपको याद रखना है कि क्रोनिक रीनल फेल्योर की आखिरी स्टेज है एंड स्टेज रीनल डिजीज। सबसे ज्यादा नेफ्रोटिक सिंड्रोम टाइप का होता है MCNS नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर प्रोटीन जो है वो पेशाब में निकल जाती है, खून में कमी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जो है खून में बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो MCNS में होता है, इसको ऐसे ही याद रख लेना। अब पैदाइशी यानी कंजेनाइटल रीनल डिसऑर्डर्स का टाइप ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। जो पैदाइशी कंजेनाइटल रीनल डिसऑर्डर है, गुर्दे की खराबियां हैं, उसका जो डिसऑर्डर होता है उसका एक टाइप होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसको एज इट इज याद कर लेना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपर प्रोटीनूरिया नहीं पाया जाता। हाई समझने की बात है, देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपर प्रोटीनीमिया नहीं पाया जाता, नीमिया नहीं पाया जाता, प्रोटीयूरिया पाया जाता है। पेशाब के अंदर तो जो है यूरिया ज्यादा निकलता है, लेकिन खून के अंदर प्रोटीन जो है, पेशाब के अंदर जो है प्रोटीन ज्यादा निकलता है, पेशाब के अंदर प्रोटीन ज्यादा निकलता है, लेकिन खून के अंदर प्रोटीन ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि एक चीज एक बार में एक ही जगह रख ली। मान लीजिए मेहंदी है, या तो मेहंदी जो है फिलहाल क्लास कर रहे हैं, या मेहंदी जो अपने क्लिनिक पे होंगे, तो एक ही जगह तो होंगे। तो जब प्रोटीन ज्यादा निकल जाएगी पेशाब में, तो खून के अंदर तो जाहिर सी बात है कमी बचेगी। तो हाइपर प्रोटीनीमिया नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि हाइपर प्रोटीन्यूरिया हो जाता है, यानी कि पेशाब में ज्यादा निकल जाता है, इसलिए खून में नहीं होता। अगर नीमिया है इसका मतलब खून, अगर यूरिया है इसका मतलब पेशाब। सर नहीं नहीं लगाया आपने? जी मैंने नहीं लगाया है बाद में। अच्छा, इसमें जो मैंने वो भेजा है इसमें नहीं है क्या? हाँ सर, उसमें नहीं नहीं लिखा है। अच्छा अच्छा, एक्चुअली ये मैंने जो पीडीएफ भेजी थी, पीडीएफ पहले भेज दी थी, फिर करेक्शन मैंने बाद में किया था। जी। मैं इसको क्लास के फौरन बाद डिलीट करके जो है दोबारा भेज देता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है? ठीक सर। जी 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 तिवारी जी, एक्चुअली मैंने फोटो पहले भेज दिया था और करेक्शन बाद में किया था। मैं करेक्शन वाली ही पढ़ रहा हूँ एक्चुअली। जी सर।
ठीक है, क्योंकि इसमें जब मैं लिख रहा था, मैं नहीं मुझसे छूट गया था, देखा कि इस लाइन में नहीं की गुंजाइश है, मुझे नहीं लिखना है। तो इस क्लास के फौरन बाद में पीडीएफ जो है वो डिलीट मार के, ये जो जिस पीडीएफ से मैं पढ़ रहा हूँ इसको आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक सर। डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन यूनिट, यानी कि अमराज निजामी निजाम तनफ्फुस या सांस लेने का जो सिस्टम है उसके अंदर परेशानी हो जाए, बीमारियां हो जाए। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि फौरी तौर से सांस लेने का जो सिस्टम है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए। इसमें क्या होता है, नाक के नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल बोलते हैं नथुनों को, से लेकर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का क्या होती है, जो फेफड़ों के अंदर सबसे लास्ट जंक्शन स्टेशन है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है अदला बदली होती है, उसको एल्वलाई बोलते हैं, गैसेस एक्सचेंज जहां होती है, वहां तक में जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। उनके बीच में जो भी चीजें आ रही हैं, जैसे कि एपिग्लोटिस आ रहा है, टॉन्सिल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहेंगे। साइन एंड सिम्टम, यानी अलामात या निशानियां क्या क्या होंगी। नंबर एक, चेस्ट इन ड्राविंग, यानी पसलियां चलेंगी, पसली पसली चलती हुई महसूस होंगी। जब सांस के सिस्टम में, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इस पूरे के पूरे ट्रैक्ट में, इस रास्ते में जहां से जहां तक नथनों से लेकर के एल्वियोलाई तक इन्फेक्शन होगा, और वो भी एकदम एक्यूट, एकदम हाई फाई होगा, ठीक है, तो क्या होगा, चेस्ट जो है वो इंड्राविंग यानी पसली चलना महसूस होगा। स्ट्राइडर यानी सांस लेते वक्त खरखराहट की आवाज आएगी। वीज यानी साए साए या सीटी की सी आवाज आएगी। इसका इलाज क्या है, मरीज को सबसे पहले भर्ती कर दिया जाए, क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन है। एक्यूट इन्फेक्शन जो है वो, एक्यूट इन्फेक्शन जो है वो पलटने का चांस नहीं देता। एक्यूट इन्फेक्शन बहुत जल्दी जो है कुछ भी मतलब बड़ी खराबी कर देता है, तो फौरन मरीज को अस्पताल में भर्ती कर दें, एंटीबायोटिक्स लगा दें, आईवी इन्फ्यूजन कर दें, ड्रिप वगैरह की जरूरत है, ऑक्सीजन लगा दें, एंटी एलर्जिक दे दें, ब्रोंको डायलेटर, यानी कि सांस आराम से आता रहे उसके लिए जो है, जो ट्रेकिया वगैरह है वो प्रॉपर जो है डायलेट होती रहे, उसके लिए ब्रोंको डायलेटर वगैरह लगा दें। एल्वियोलाई जो है वो ब्रोंक्यूल्स वगैरह डायलेट होती रहे, उसके लिए ब्रोंको डायलेटर, जैसे डायरीफाइलिन वगैरह होता है, इटोफाइलिन होता है, थियोफाइलिन होता है, ये जिसमें भी जो भी देना है वो दे दे। ठीक है भाई, कोई बोल रहा था कि भाई, निमोनिया बहुत सुना होगा आपने, बच्चों में हो जाता है निमोनिया, ठीक है। इसको निमोनाइटिस भी वो कहते हैं, ठीक है। फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है। पल्मोनरी पैरेन्काइमा, यानी फेफड़ों का जो पैरेन्काइमा होता है उसमें इन्फेक्शन होता है, निमोनाइटिस या निमोनिया कहलाता है। 5 साल से छोटे बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण यही होता है, बड़ा कारण होता, सबसे बड़ा नहीं, बड़ा कारण यही होता है, ठीक है। वैसे तो किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन बड़ा कारण, एक बड़ी वजह होता है क्या, निमोनिया। निमोनिया की किस्में होती हैं बहुत अलग अलग। नंबर एक, लोबर निमोनिया। लोबर निमोनिया को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों को जो है, जब हम फेफड़ों की एनाटॉमी पढ़ते हैं उसको हम जो है लोब्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक राइट, एक राइट फेफड़ा है, राइट लंग है, एक लेफ्ट फेफड़ा है, लेफ्ट लंग है, और उनको फिर जब हम लोब्स में बदल लेते हैं, ठीक है। जो राइट वाला है, राइट वाले के अंदर जो है 3 लोब्स होते हैं, जो लेफ्ट वाला है, चूंकि लेफ्ट वाले को जो है हार्ट को भी जगह देनी होती है अपने बीच में, तो एक लोब जो है वहां से गायब हो जाता है, तो 2 लोब होते हैं, टोटल 5 लोब होते हैं। जब लोब लोब तक पहुंच जाए, यानी कि लोब लोब तक इन्फेक्शन पहुंच जाए निमोनिया का, तो उसको लोबुलर निमोनिया बोलते हैं। एक होता है ब्रोंको निमोनिया, यानी कि जब ब्रोंक्यूल्स तक पहुंच जाता है तो उसको लोब्यूलर निमोनिया बोलते हैं। लोबोल एक जो होता है वो लोबर होता है, लोबर यानी कि जब लोब लोब तक पहुंच जाए, ठीक है। लोब्यूलर यानी कि जब ब्रोंक्यूल्स तक जो है इसका इन्फेक्शन पहुंच जाए निमोनिया का, उसको ब्रोंको निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया में जो पी है, पहले पी है, इसको साइलेंट कर देते हैं, इसको लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, ठीक है। इंटरस्टिशियल निमोनिया, यानी एल्वियोलाई की दीवार तक अगर इन्फेक्शन पहुंच जाए निमोनिया का, इसको इंटरस्टिशियल निमोनिया कहते हैं। वायरल निमोनिया, यानी कि जिसकी वजह जो है कोई वायरस हो, जिसका कारण कोई वायरस हो, जैसे इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनो वायरस वगैरह, ये जो वायरस होते हैं, अगर ये किसी निमोनिया के कारण बनते हैं तो वो वायरल निमोनिया है। बैक्टीरियल निमोनिया, अगर निमोनिया का कारण कोई बैक्टीरिया है, जैसे निमोनिया कोकाई है, स्टेफाइलोकोकाई है, क्लेब्सिella इकोलाई वगैरह है, इनकी वजह से अगर निमोनिया हो रहा है, तो ये बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया कारण बन रहा है निमोनिया होने का, तो बैक्टीरियल निमोनिया। वायरस बन रहा है तो वायरल निमोनिया। फंगल निमोनिया होता है, केमिकल निमोनिया। अगर फंगस यानी कि कोई फफूंद
किसी फफूंद की वजह से जो निमोनिया अगर डेवलप कर रहा है तो उसको फंगल निमोनिया कहेंगे। और कहीं पर जो है केमिकल का एक्सीडेंट हो गया है, मतलब ना चाहते हुए कहीं केमिकल में जो है कोई फंस गया है कोई बच्चा, तो उसको जो है निमोनिया हो गया है, तो उसको केमिकल निमोनिया कहेंगे। अब साइन एंड सिम्टम यानी कि इसकी निशानियां क्या क्या होती है। नंबर एक, तेज बुखार आता है, फीवर, कफ खांसी होती है, टैकिनिया, टैकिनिया यानी कि तेज तेज सांस होती है, लंबी लंबी सांस लेता है, चेस्ट रेट्रैक्शन यानी पसली चलना। अगर हाथ लगा के देखेंगे, छाती के ऊपर हाथ रख के देखेंगे बच्चे के, तो वो ऐसे लगेगा जैसे पसलियां जो है वो बहुत तेजी से मूवमेंट कर रही हो, चल रही हो। वीज, वीज यानी कि साए साए की आवाज करना। स्ट्राइडर, ये स्ट्राइ खरखराट के, ग्रंटिंग, खरखर की आवाज करना। सीने में दर्द यानी कि छाती में दर्द होना। नेजल नेजल फ्लेरिंग यानी कि नथुरा फूलना। स्किन का नीला पड़ना यानी कि खाल जो है वो नीली हो जाए। खाल नीली कब होती है? साइनोसिस बोलते हैं नीलाहट को। खाल नीली तब होती है जब किसी भी कारण से सेल्स यानी टिश्यूज तक ऑक्सीजन ना पहुंचे। और ऑक्सीजन किससे पहुंचती है? खून से। यानी कि कहीं ना कहीं जो है रेस्पायरेशन, और खून में कहाँ से पहुंचती है? सांस से, नाक से। यानी कि नाक से ली हुई ऑक्सीजन जब एक एक सेल तक ना पहुंचे, जिस सेल तक नहीं पहुंचेगी उसमें नीलाहट आ जाएगी। ठीक है, तो स्किन कैसी हो जाएगी? नीली। अब इलाज यानी मैनेजमेंट क्या करेंगे? नंबर एक, एंटीबायोटिक्स चलाएंगे। ठीक है। नंबर दो, एंटीपायरेटिक चलाएंगे, आईवी फ्लूइड चलाएंगे, ऑक्सीजन चलाएंगे, जिस चीज की जरूरत है उसको करेंगे। डिजीज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी आंतों में सुद्दे बैठ जाएं, आंतों में रुकावट हो जाए, उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं रुकावट को, इंटेस्टाइन कहते हैं आंतों को। आंतों में रुकावट हो जाए, इससे ये जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आंत में यानी इंटेस्टाइनल ल्यूमन। ल्यूमन किसे बोलते हैं? किसी भी खाली पाइप का जो बीच का जो हिस्सा है, जो उसका व्यास है, उसको ल्यूमन बोलते हैं। जो खाली हिस्सा है किसी भी पाइप का, चाहे वो किसी आर्टरी का हो, किसी वेन का हो, किसी लिम्फ वेसल का हो, किसी भी का भी हो। ठीक है, अगर खाली पाइप कोई है, चाहे वो किसी आंत का हो, बड़ी आंत का हो, किसी का भी अगर जो ट्रेकिया हो, किसी का भी जो बीच का जो होलो पार्ट है, खाली हिस्सा है किसी भी पाइप का, उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ल्यूमेन में, अगर इंटेस्टाइनल लूमन में किसी तरह की रुकावट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। कंजे नंबर एक जो है होता है कंजेनाइटल कॉज, यानी कि इसकी वजह जो होती है पैदाइशी, मतलब ये पैदाइशी है। कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके पैदाइशी ही उसकी आंत में कोई रुकावट थी, उसकी कंजेनाइटल कॉज कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? मल रोटेशन ऑफ गट। मल रोटेशन ऑफ गट यानी कि आंत का गलत घूमना। आंत का गलत घूमने की वजह से आंत की जो मूवमेंट है वो गलत दिशा में हो रही थी, उसकी वजह से अगर आंत में, मतलब पैदा होने से पहले ही बच्चा जो है इस दिक्कत को लेके पैदा हुआ, जो अगर किसी किस्म का ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट है, तो उसको क्या कहेंगे? कंजेनाइटल कॉज यानी कि माल रोटेशन ऑफ गट। उसके बाद क्या होता है? मिकोनियम प्लग सिंड्रोम। मिकोनियम वो टट्टी होती है, वो स्टूल होता है, वो पाखाना होता है जो कि बच्चे के पेट में पैदा होने से पहले होता है। कई बार लेडी डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है, एमएस वगैरह जो भी, वो कई बार जो है मरीज के अटेंडेंस को बोलती है कि भाई तुम्हारे मरीज का ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि उसने मिकोनियम पास कर दिया है। मिकोनियम पास कर दिया है यानी बच्चे ने जो है माँ के यूट्रस में यानी कि बच्चेदानी में ही पाखाना यानी कि यानी कि टट्टी कर दी है। तो इस सिचुएशन में क्या है, बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस यानी कि दबाव में जा सकता है, हमें उसे ऑपरेशन से फौरी उठाना होगा। ठीक है, तो मिकोनियम का मतलब वो पाखाना, बच्चे के पेट का वो पाखाना जो जो दुनिया में आने से पहले ही उसके पेट में बन चुका है। कई बार क्या होता है, कोलोन में बच्चे का जो मिकोनियम होता है वो एक तरीके से डांट की तरह बन जाता है, यानी कि सख्त हो जाता है पलग लगने। ठीक है, डांट यानी कि पलग जो है, मिकोनियम पलग। कोलोन कहते हैं बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है कोलोन। ठीक है, बड़ी आंत में कोलोन होता है, सीकम होता है, रेक्टम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, लेकिन बड़ी आंत का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो कोलोन होता है। ठीक है, तो कोलोन जो होते हैं वो चार होते हैं, इसको मैं जो है एनाटॉमी में पढ़ा चुका हूँ और रिवीजन में दोबारा आ जाएगा ये। तो अगर कोलोन के अंदर जो बच्चे के पेट में टट्टी है वो कति सूख के डांट की तरह बन जाए, एक गिरा की तरह बन जाए, एक सूखी चीज की तरह बन जाए, तो उसको बोलेंगे मिकोनियम प्लग सिंड्रोम। दूसरे, मिकोनियम इलियस।
जो सबसे जो छोटी आंत है, छोटी आंत का जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं इलियम। ठीक है। इलियम का जो सबसे आखिरी हिस्सा है उसको बोलते हैं टर्मिनल इलियम। टर्मिनल इलियम आगे जाकर के जो है वो सीकम से मिल जाता है। सीकम में जो मतलब टर्मिनल इलियम के अंदर जो भी फीकस, जो भी स्टूल, टॉयलेट वगैरह, जो लैट्रिन वगैरह होती है, पोटी होती है, वो उसे कहाँ आगे किसको दे देता है? वो उसको दे देता है सीकम को। तो वहां पे क्या होता है, कई बार वहां पे जो है मिकोनियम की डांट सी बन जाती है, उसको बोलते हैं मिकोनियम इलियस। अगर इलियम में बन रहा है तो मिकोनियम इलियस, और अगर कोलोन यानी कि बड़ी आंत में बन रहा है तो उसको बोलते हैं मिकोनियम प्लग सिंड्रोम। अब एक होता है मैकल्स डाइवर्टिकुलम, एक होता है हर्शबर्ग डिजीज। हर्शबर्ग डिजीज में क्या होता है, पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लियन नहीं होती, यानी कि नर्वस सप्लाई की कमी होती है। एक होता है वुल्वुलस। वुल्वुलस यानी कि आंत में लपेटा, यानी कि रस्सी की तरह आ जाए। चूंकि आंतें क्या हैं, आंतें जो है वो रस्सी की तरह है, यानी कि सांप के जैसी होती हैं, इसी तरह की, ठीक है, लंबी लंबी सी। ठीक है, अगर इसमें कहीं लपेटा लग जाए, कोई घेरा लग जाए, आपस में ही कोई फंस जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वुल्वुलस। एक होता है इम्परफोरेटेड एनस। समझने की जरूरत है, प्लीज आप लोग जाग जाइए, थोड़ा सा समझिए। इम्परफोरेटेड एनस। एनस बोलते हैं टट्टी का वो रास्ता जिसके बाद टट्टी जो है वो बाहर निकल जाती है, जिसम से। एनस मिकाद यूनानी में बोलते हैं, और आयुर्वेद में गुदा बोलते हैं। ठीक है। इम्परफोरेटेड यानी कि उसमें सुराख ना हो। ठीक है। उसमें बिल्कुल एकदम पार होने वाला, यानी कि किसी के एनस में, किसी बच्चे के, अगर वो जो सुराख है वो बिल्कुल पार ना हो, बाद आगे से जुड़ा हुआ हो, चिपका हुआ हो, तो उसको बोलते हैं इम्परफोरेटेड एनस। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी आंतों में रुकावट हो सकती है, क्योंकि आगे रास्ता बंद हो जाने की वजह से, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। अब पैदाइश के बाद यानी एक्वायर्ड, जो अब तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, ये वो बातें थी जो कि बच्चा माँ के पेट से लेके पैदा होता है। ठीक है। अब पैदा होने के बाद मतलब अगर ऑब्स्ट्रक्शन आए तो वो कैसा होगा? पैदाइश के बाद जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसको एक्वायर्ड बोलेंगे। इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन जो होता है, क्या होता है, एक आंत जो है वो दूसरे आंत के अंदर जो है इस तरह घुस जाती है। आप इसको देखिए, जैसे पेन है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये पेन है, इसको आप आंत समझ लीजिए। ठीक है, जरा गौर करें, ये पेन है, इसको आप आंत समझ लीजिए, और ये जिसकी कैप है ना, इसको भी आप आंत समझ लीजिए। अब ऐसा होता है, एक आंत, ये देखो, एक दूसरे के अंदर घुस गई, इस तरीके से आंत जो है वो दूसरी मतलब अपने से अगले वाले हिस्से के अंदर घुस जाती है कई बार। और इसमें ज्यादातर टर्मिनल इलियम, क्योंकि इलियम क्या होती है, पतली होती है, और सीकम जो है ना, सीकम एकदम चौड़ा होता है, घंटी सी होती है, तो वो जो पतली होती है वो दूसरे वाली में घुस जाती है, सीकम में घुस जाती है। तो इंटरसेप्शन, जब एक आंत दूसरी आंत के अंदर घुस जाए उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। ठीक है। तो इंटरसेप्शन भी, कई बार इंटरसेप्शन से भी क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, लपेटा लग जाता है, क्योंकि एक आंत जो है वो दूसरी आंत में घुस गई। और सबसे ज्यादा जो घुसती है वो जो है इलियम घुसती है, किस में घुसती है? सीकम में घुसती है। इसको क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, इलियोसिकल सबसे ज्यादा घुसती है। इसके बाद क्या होता है, करंट जेली स्टूल। जो बच्चा टट्टी करेगा वो जेली जेली सी होगी, इसको बोलते हैं करंट जेली स्टूल। अब निशानियां क्या क्या होती है इनकी? मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, चाहे वो कोई सा भी हो, कंजेनाइटल हो या एक्वायर्ड हो, यानी कि माँ के पेट से बच्चा लेकर के आ रहा है या दुनिया में आने के बाद इंटरसेप्शन हो गया है उसको, उसकी वजह से है। सभी कंडीशन में क्या होता है, सभी कंडीशन में पेट में दर्द होगा, पेट में फुलाव होगा, यानी कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, उल्टी लगेगी, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो जाएगा, लैट्रिन आनी बंद हो जाएगी, टॉयलेट आनी बंद हो जाएगी, स्टूल नहीं आएगा, पोटी नहीं आएगी। डिहाइड्रेशन क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन क्यों होगा? क्योंकि बच्चा जो है वो कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, उल्टी उल्टी कर देगा, तो डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। ठीक है, इसको जलपाता भी बोलते हैं। ठीक है, पानी की कमी। अब पेट सख्त हो जाएगा, ठीक है, बोर्ड लाइक पेट हो जाएगा, और बोविल साउंड जो है वो या तो आएंगी ही नहीं या बहुत कम आएंगी। बोवल साउंड किसको कहते हैं? कई बार इंसान जो है जब कुछ इस तरह की चीजें खा लेता है जो कि गैस बनाती हैं, तो पेट के अंदर से घड़ घड़ की आवाज, घुड़ घुड़ की आवाज आती है। वो क्या होता है, वो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती है, उसकी वजह से। उससे क्या होता है, आंतें जो हैं, जो आंतों के अंदर फुजला है या खाना है, उसको आगे पास करती हैं, उसको आगे
उसको आगे क्या करती हैं, उसको आगे आगे भेजती है, आगे सप्लाई करती हैं। तो उससे वो किसकी वजह से होता है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट की वजह से, यानी कि पेरास्टाल्टिक मूवमेंट जिसको बोलते हैं। तो वो जो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है, उसका काम क्या होता है, जो खाना होता है वो आगे की तरफ सरका दिया जाए। इसमें वो जो मूवमेंट है वो या तो होनी बंद हो जाती है या बहुत कम होती है ऑब्स्ट्रक्शन में। तो इसको क्या बोलते हैं, बवल साउंड। बवल साउंड यानी कि आंतों की जो आवाज है वो आनी ही बंद हो जाती है। इलाज क्या है, नंबर एक आईवी इन्फ्यूजन, यानी कि ड्रिप वगैरह लगाएंगे ताकि जो डिहाइड्रेशन है वो खत्म हो जाए, पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाए। एनाल्जेसिक, दर्द की गोली देंगे। सेडेशन, सेडेशन वो दर्द निवारक दवाइयाँ, वो दर्द निवारक गोली दवाइयाँ जिसके अंदर हल्का सा जो है नशा भी हो, नींद भी हो, उसको सेडेशन बोल देते हैं, जैसे कि ट्रामाडोल। ठीक है। अब नेजोगेस्ट्रिक सक्श सक्शनिंग, कई बार क्या करते हैं, इससे जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है इससे अंदर ही अंदर जो है गैसेस बनने लग जाते हैं। ठीक है। खाना जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है, और फलन ऑफ एब्डोमन, यानी कि एब्डोमन डिस्टेंशन, यानी कि पेट फूलना शुरू हो जाता है। इस सिचुएशन में जो है, जब पेट फूलना शुरू हो जाता है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेजो यानी कि जो वो ट्यूब जो नाक से डाल करके पेट में पहुंच जाए वो डाल देते हैं। उससे क्या होता है, उससे अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है तो उसका सक्शन कर देते हैं, उसको खींच देते हैं। ठीक है, सिरिंज वगैरह 50 ml या 20 ml की सिरिंज लगा करके। और अगर अंदर फ्लूइड नहीं है तो उससे फायदा यह होता है, जो अंदर गैसेस बन रही हैं वो बाहर निकलती रहती हैं, और जो मरीज का पेट है वो फूलता नहीं है। एंटीबायोटिक्स चलाते हैं ताकि इन्फेक्शन, बैक्टीरिया जो है आगे जो है डेवलप, प्रोग्रेस ना करे। स्टूल सॉफ्टनर, यानी कि जो स्टूल है, जो पाखाना है, उसको नरम करने वाली दवाइयाँ चलाते हैं। इंटरसेप्शन में बैरियम एनीमा करते हैं। ये एक पॉइंट है, इस पे मैंने स्टार बना दिया है। अब अपेंडिसाइटिस एक बीमारी होती है, अपेंडिसाइटिस असल एक अपेंडिसाइटिस मेडिकल साइंस में ये है कि जो सीकम होता है, जो बड़ी आंत का पहला हिस्सा होता है सीकम होता है, सीकम से जो एक एक चीज लगी हुई होती है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, ये एक तरीके का इंसान के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि किसी काम का नहीं है। बस वो ये है कि वो लगा हुआ है, लटका हुआ है, इसका कोई काम अपेंडिक्स का नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये जो अपेंडिक्स की खाली नली होती है जिसका कोई काम नहीं होता, इसमें जो है पाखाना घुस जाता है, जो स्टूल होता है वो घुस जाता है। जब वो घुस जाता है तो वो घुस तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता। तो फिर वो वहीं पड़ा पड़ा क्या होता है, सूख जाता है, और उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। और ये इतना खतरनाक इन्फेक्शन होता है, एक्यूट एक्यूट अपेंडिसाइटिस इतना खतरनाक इन्फेक्शन होता है कि अगर मात्र 2 दिन के अंदर इसका इसका ऑपरेशन ना कराएं, सिर्फ 2 दिन के अंदर, यानी कि 48 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन ना कराएं, तो ये जो है जो अपेंडिक्स होती है ये फट जाती है। तो इसका जो है इमरजेंसी में ऑपरेशन होता है। इमरजेंसी में ऑपरेशन की जो एग्जाम्पल है वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। इसका इलाज क्या है, बड़ी आंत के कोलन के फर्स्ट पार्ट में सीकम में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है। इसमें पाखाना जाकर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ये 5% मामलों में बच्चों में होता है, 5% ओनली। ठीक है। इसके साइन सिम्टम, इसकी निशानियां क्या क्या है, अम्बलाइकस के पास दर्द हो, जो नाफ है उसके आसपास दर्द होगा। नौजिया यानी कि जी खराब होगा, उल्टी जैसा जी करेगा। वोमिटिंग यानी कि उल्टी आएगी। राइट लोअर क्वाड्रेंट दबाने पर दर्द। इंसान के पेट को अगर 4 हिस्सों में बांट लें तो एक राइट अपर क्वाड्रेंट होगा, एक राइट लोअर क्वाड्रेंट होगा, यानी कि सज्जी तरफ दाई तरफ जो नीचे का हिस्सा है उसको राइट लोअर क्वाड्रेंट बोलेंगे। उसमें क्या होगा, अगर दबा के देखेंगे तो दर्द होगा। पेट जो है वो सख्त हो जाएगा, रिजिड एब्डोमेन हो जाएगा, यानी कि पेट सख्त होना। फीवर यानी कि बुखार आएगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख बंद हो जाएगी। बोवेल साउंड एब्सेंट, जो आंतों की जो हरकत होती है जिससे वो जो उसके अंदर जो भी हिस्सा होता है, खाना होता है, गिजा होती है या पाखाना होता है, उसको जो आगे सरकाता है उसकी वजह से फिर एक मूवमेंट होती है, हरकत होती है, हरकत से जो एक आवाज होती है, तो वो जो आवाज होती है वो आनी बंद हो जाती है अपेंडिक, क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता है कि मरीज को पेन होता है, और जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन कम हो जाता है, बहुत सीवियर इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट क्या है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस में इमरजेंसी में ऑपरेशन होता है।
आईवी फ्लूइड चढ़ता है, एंटीबायोटिक्स लगते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डल जाती है क्योंकि मरीज कॉन्स्टिपेशन में चला जाता है और जो गैस वैस अंदर बन रही है वो बाहर निकल जाए नाक के रास्ते से, ट्यूब से। अब यहाँ पे ये पूरा हो गया है। अगला पॉइंट है हमारा डिजीज ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड से संबंधित बीमारियां। नंबर एक, एनीमिया, यानी कि खून की कमी। खून की कमी का क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है? ठीक है, न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया यानी कि पोषण, यानी कि पोषक तत्व, जो प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सब चीजें अगर प्रचुर मात्रा में, यानी कि जितनी जरूरत है उतनी ना मिले, तो फिर जहां और दूसरी चीजों की जरूरत होगी वहां खून की भी कमी होगी, खून भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया। एक होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया उस एनीमिया को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से होने वाला एनीमिया, हीमोलाइटिक। आरबीसी जो होता है, आरबीसी की लाइफ स्पेन, यानी कि जो मुद्दत हयात, यानी कि उसका एक पीरियड होता है आरबीसी का। जो आरबीसी एक बार बन गया, वो आरबीसी 120 दिन तक जो है जिंदा रहता है। 120 दिन तक जो है वो ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है। 120 दिन के बाद जो है वो स्प्लीन में जाकर के खत्म हो जाता है, 120 दिन के बाद। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया में जो आरबीसी है वो 120 दिन तक जिंदा नहीं रहता, बल्कि वो 120 दिन से पहले ही जो है डेड होने लग जाता है, फटने लग जाता है, ब्रस्ट होने लगता है। इसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। एक होता है हेमोरेजिक एनीमिया। एनीमिया कहते हैं खून की कमी को। हेमोरेजिक एनीमिया यानी कि ऐसा एनीमिया जो कि खून बहने की वजह से होने वाला एनीमिया। खून चाहे वो मेंसिस में एक्स्ट्रा बह जाए, खून चाहे वो एक्सीडेंट में बह जाए, खून चाहे वो किसी भी वजह से बह जाए, ठीक है, जो हिमोरेजिक एनीमिया होगा वो खून बहने की वजह से होने वाला एनीमिया। अब बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो डिप्रेशन एनीमिया, यानी कि बोन मैरो के जरिए खून का कम बनाने की वजह से, इंसान के अंदर जो ब्लड को बनाता है वो क्या बनाता है, बोन मैरो। बोन मैरो जो हड्डियों के बीच में गुदा होता है वो बनाता है। अगर वो अपना काम अच्छे से ना करे, डिप्रेशन यानी दबाव में करे, तो उसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो डिप्रेशन एनीमिया बोलते हैं उसको। अब आरबीसी के साइज के एतबार से, एक क्या होता है, आरबीसी के साइज के एतबार से जो है एनीमिया, यानी कि खून की कमी, यानी कि रक्ताल्पता जो हो जाए, उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसको याद रखने का तरीका क्या है, छोटी चीजों को किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से। अब इसी तरीके से माइक्रोसाइटिक यानी कि माइक्रो यानी कि छोटा, यानी कि इसमें होता क्या है, इसमें जो आरबीसी का साइज है वो छोटा हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, विटामिन बी की कमी से, या थैलीसीमिया, थैलीसीमिया एक बीमारी होती है उसकी वजह से होता है, या लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग जो है हमने पढ़ा था, ठीक है, तो कई बार उसकी पॉइजनिंग हो जाए, कोई गलती से खा ले, तो उसकी कमी से भी क्या होता है, माइक्रोसाइटिक, यानी कि आरबीसी का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, और इस तरीके से खून की कमी हो जाती है। इसमें लेड पॉइजनिंग में, थैलीसीमिया में, विटामिन बी की कमी में। अब नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, यहाँ नॉर्मो आया है, नॉर्मो मतलब नॉर्मल, ठीक है, साइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है, आरबीसी का साइज और रंग नॉर्मल होता है, आरबीसी का साइज और रंग नॉर्मल होता है, किसमें होता है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, साइज भी नॉर्मल होता है और रंग भी नॉर्मल होता है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली, इसमें रियल में, इसमें असल में ही एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। ज्यादातर जो पैथोलॉजी की लैब आती है, आप सीबीसी की जांच करवाते हैं, तो सीबीसी की जांच जो करवाते हैं, अगर आप जर्नल ब्लड पिक्चर करवाते हैं, आप जो है जर्नल जनरल ब्लड पिक्चर करवाते हैं, तो उसमें लिखा हुआ आता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि ऐसा एनीमिया, खून की ऐसी कमी जो हकीकत में है, यानी कि इस मरीज के अंदर वाकई हीमोग्लोबिन की कमी है। मतलब साइज वाइज का कोई मामला नहीं है, साइज वाइज सब ठीक है, लेकिन वाकई जो है खून की कमी होती है, उसको बोलते हैं। एक होता है मैक्रो,
ठीक है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। एक माइक्रो होता है, माइक्रो यानी कि छोटी चीजों को देखने के लिए जो इस्तेमाल इस्तेमाल एक होता है मैक्रो। मैक्रो होता है यानी कि इसमें क्या होता है, आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है, इसमें खून की जो कमी होती है इसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। अब हीमोग्लोबिन के एतबार से भी होता है, कई बार क्या हो जाए, अगर हीमोग्लोबिन ही डाउन हो जाए, हीमोग्लोबिन अगर 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो वहां माइल्ड एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन अगर 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो वहां क्या होता है, माइल्ड। माइल्ड कहते हैं हल्के को, यानी कि हल्के सी खून की कमी होगी, 10 ग्राम पर डेसीलीटर में हल्का खून की कमी मानी जाएगी, माइल्ड। एक होता है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि खून की ज्यादा कमी पड़ जाए कब, अगर खून जो है बच्चे में 7 ग्राम पर डेसीलीटर से 10 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, मॉडरेट, यानी कि ज्यादा कमी है। एक होती है सीवियर। सीवियर कहते हैं अत्यंत कमी, अत्यंतता। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा अगर खून की कमी हो जाए, यानी कि 7 ग्राम पर डेसीलीटर से खून कम हो तो उसको सीवियर एनीमिया बोलेंगे। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन के एतबार से डिफिनीशन है। साइन एंड सिम्टम क्या है, निशानियां क्या क्या है। नंबर एक, जिसके अंदर खून की कमी होगी वो मायूस होगा, यानी कि चुपचाप रहेगा, दुखी दिखेगा। लिस्टलेसनेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इजी फैटिगेबिलिटी, यानी कि इजी फटिगेबिलिटी, यानी कि उसको थकान बहुत ज्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर आयरन की कमी है। एनोरेक्सिया या भूख भूख में कमी आ जाएगी, वीकनेस कमजोरी आ जाएगी। स्किन स्किन यानी कि खाल, और नाखून यानी कि नेल जो है उसके पीले हो जाएंगे। ठीक है, सिर दर्द होगा, नींद ज्यादा आना, क्योंकि कमजोरी में नींद ज्यादा आती है। चिड़चिड़ापन यानी कि इरिटेबिलिटी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो कमजोर है, कमजोर को चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज्यादा आता है। ठीक है, गशी, गशी किसको कहते हैं, जो बार कभी कभी कभार बेहोश हो जाता है, इसको सिनकोप बोलते हैं इंग्लिश में। ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि जो बढ़ोतरी है वो रुक जाए या बहुत कम हो जाए, जो बच्चे की बॉडी की जो बढ़ोतरी है वो या तो बिल्कुल रुक जाए या बहुत कम हो जाए। बिल्कुल तो नहीं रुकती, लेकिन वो बहुत, उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन। डिलेड सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी कि सेक्स करने की जो क्षमता होती है उसके अंदर मैच्योरिटी पैदा हो जाए, यानी कि बलूगत, यानी कि जो बालिग होता है बच्चा वो देर से होता है, कौन, जो एनीमिया का शिकार होता है, जिसके अंदर खून की कमी होती है। मैनेजमेंट यानी कि इलाज क्या है, यानी कि तो वजह या कारण का इलाज करेंगे, जो भी वजह है उसी वजह से उसका इलाज करेंगे। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जरूरत हो तो खून चढ़ाए। आयरन हीमोग्लोबिन की ओरल मेडिसिन देंगे या इंजेक्शन, इंजेक्टेबल मेडिसिन जो भी देना है। ओरल मेडिसिन यानी कि मुंह से दी जाने वाली दवाई, ओरल मेडिसिन यानी कि, सॉरी, हाँ, ओरल मेडिसिन यानी कि मुंह से दी जाने वाली दवाई। इंजेक्टेबल मेडिसिन जो कि इंजेक्शन से दवाई दी जाती हैं वो दी जाएंगी। थोड़ा सा रह गया और थोड़ा सा कोऑपरेट करिए प्लीज, अभी पूरा हो जाएगा। थैलेसीमिया एक बीमारी होती है, थैलेसीमिया। अभी हम पीछे क्या पढ़ रहे थे, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि वो एनीमिया, वो खून की कमी जिसमें क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या थैलेसीमिया या लेड पॉइजनिंग की वजह से खून की कमी हो जाए। ठीक है, तो थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि वंशानुगत है। वंशानुगत को यूनानी में मोरूसी बोलते हैं, यानी कि वो बीमारी जो बाप से अपने बेटों को लग जाती, बेटों में पहुंच जाती है। बाप से कोई बीमारी बाप को थी, बाप के बाद वो उसके बेटों को हो गई, फिर उसको बेटों को, यानी कि खानदानी, यानी कि विरासत में मिलने वाली बीमारी को वंशानुगत बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो थैलेसीमिया होता है ये कई बार जो है बाप को होती है, फिर बेटे को भी हो जाती है। ठीक है, ये क्यों होती है, क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जो हीमोग्लोबिन यानी कि खून बनाने की जो एक चेन होती है उसके अंदर खराबी आ जाती है। ठीक है, और इससे हीमोग्लोबिन कम बनता है, ये मोरूसी होते हैं यानी वंशागत होते हैं। इसको कोली कोली नामी शख्स ने बताया था, थैलेसीमिया को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था COOLEY, कूली। ठीक है, तो इसको कई बार कूली एनीमिया भी कहते हैं, थैलेसीमिया को। कई बार ये सवाल पूछा जा सकता है कि कूली एनीमिया कहते हैं या थैलेसीमिया को कौन सा एनीमिया बोलते हैं, कूली एनीमिया बोलते हैं। और थैलीसीमिया एक खुद एक जो है टाइप है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब साइन सिम्टम, निशानियां क्या है, वही है जो एनीमिया की थी। बच्चे में खून की कमी होगी, स्किन रंग पीला हो जाएगा, खान पीने की भूख की कमी लग जाएगी, सुस्ती नहीं होगी। ठीक है, लिथार्जी होगा, बच्चा ढीला हो जाएगा, हेडेक, सिर का दर्द होगा, बोन पेन होगा, हड्डियों में दर्द होगा, एनोरेक्सिया, भूख की कमी होगी।
और सिर जो है वो चपटा हो जाएगा, बड़ा बड़ा चपटा सिर हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या होता है, 2 से 3 हफ्तों पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थैलेसीमिया के जो मरीज होते हैं उनके 15 से 21 दिन पर, हर 15 से 21 दिन पर क्या होता है, उनको खून चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि खून उनकी बॉडी के अंदर इतना हीमोग्लोबिन नहीं बनता, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो उनके बॉडी की डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा क्या करते हैं, स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीन जो होती है वो एक तरीके से कब्रस्तान होता है आरबीसी का, यानी कि खून का कब्रस्तान होता है। तो इसलिए स्प्लीन को निकलवा देते हैं, ताकि स्प्लीन नहीं रहेगी तो जल्दी से जो है वो आरबीसी ब्रेक डाउन नहीं होगी, और खून जो है वो एकदम से खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर चढ़ाया और इधर खत्म। फिर क्या होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यानी कि हड्डियों के बीच का जो गूदा है उसको भी ट्रांसप्लांट की जो थ्योरी है वो, यानी कि अगर वो कर दिया जाए तो खून खुद ब खुद बनने लग जाए और जो है थैलीसीमिया खत्म हो जाए। एक बोन पैरो ट्रांसप्लांट का बी ऑप्शन इन्होंने दिया है। अब एक नई बीमारी के बारे में पढ़ेंगे पढ़ेंगे बच्चों की, जिसको हीमोफीलिया कहते हैं। ये खून का थक्का जमने वाले फैक्टर्स की पैदाइश की तौर पर कमी होने की वजह से। हीमोफीलिया क्या है, एक बीमारी है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता, यानी कि अगर खून कहीं से बह गया तो वो इतना बहेगा जितना नॉर्मली नहीं बहता। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही किसी इंसान को कहीं खून बहता है, थोड़ी देर के बाद वहां खुरंड जम जाता है और खून बहना क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि जो खुरंड बनने की, यानी कि थक्का जमने की जो एक प्रक्रिया है, जो एक एक्शन रिएक्शन है, वो क्या होता है, जो एक मतलब एक्शन है जो थक्का बनने का, वो क्या होता है, वो डिले हो जाता है। यानी कि खून का जो थक्का जमने का जो एक टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो फैक्टर्स हैं, यानी कि जो वो चीजें जिनकी वजह से वो चीजें जिनकी वजह से जो है खून का थक्का जमता है, वो चीजें क्या होती हैं, वो चीजें एब्सेंट हो जाती हैं। तो ये रोग जो है ज्यादातर मेल बच्चों में होता है, यानी कि जो लड़के होते हैं बच्चे, ये उनमें बीमारी होती है। और फीमेल जो बच्चियां होती है वो कैरियर होती है, यानी कि फीमेल में क्या होगा, फीमेल को अगर इन्फेक्शन होगा भी तो वो इन्फेक्शन उसको दिखाई नहीं देगा लड़की में, बल्कि क्या होगा, लड़की को आगे उसके बच्चों में पहुंच जाएगा। लेकिन लड़की के अंदर जो है वो बीमारी होगी तो वो कैरियर होगी, यानी कि उसको वो बीमारी सामने नहीं आएगी। अगर लेकिन अगर लड़का होगा तो लड़के को वो बीमारी सामने आएगी। कौन सी, हीमोफीलिया, यानी कि खून का थक्का ना जमने की बीमारी। हीमोफीलिया की 4 किस्में होती हैं, A B C और सीडो हीमोफीलिया। ABC होकर सीडो, यानी कि एक तरीके से नकली हेमोफीलिया या झूठा हेमोफीलिया। अब क्या करते हैं, इसकी निशानियां क्या क्या हैं, दूध के दांत गिरते टाइम, जब बच्चे के दूध के दांत गिरते हैं, या खतना की जाती है सुन्नत, या सरकमसीजन भी बोलते हैं जिसको, या नक्सीर फूट जाती है, या कहीं इंजेक्शन लगाते हैं, या कोई हल्की फुल्की चोट लग जाती है, तो उसमें खून जो है नॉर्मल से ज्यादा बहता है। चाहे दांत टूट रहा हो, चाहे इंजेक्शन लगा रहे हो, चाहे खतना सुन्नत कर रहे हो, नक्सीर फूट रही हो, कुछ भी हो